आज की हमारी कहानी का नाम है भरोसा। ये ऋचा है कव्वू और ऋचा ये है मेरी धर्मपत्नी कव्वू। योगेश ने अपनी पत्नी कविता का परिचय कराया। नमस्ते, ऋचा ने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नमस्ते, बैठिए ना, कविता ने ऋचा का स्वागत करते हुए कहा। यद्यपि कविता के मन में योगेश के शब्द चुभ गए। भला ये कौन सा तरीका है ऋचा से परिचय कराने का। परिचय कराते समय पूरा नाम लेने में उन्हें कौन सा कष्ट हो रहा था। यदि वे कव्वू के स्थान पर कविता कह देते तो इसमें इनका क्या घट जाता। योगेश ने ऋचा का नाम कितने प्यार से लिया। क्या सोच रही हो कव्वू, ऋचा को चाय वाय नहीं पिलाओगी क्या? योगेश ने कविता को टोका। वह चौंक गई। उसे लगा कि उसके इन अनमने व्यवहार पर क्या सोचेगी ऋचा। अभी लाते हूँ। वैसे ऋचा जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे? अपने गर्म विचारों से उभरते हुए पूछा। कुछ भी ले लूँगी जो आपके लिए सुविधाजनक हो, ऋचा ने सौम्य भाव से कहा। ऐसा है तो कव्वू, पहले नींबू की चाय ले आओ। ऋचा को दूध की चाय पसंद नहीं है। एम ए राइट ऋचा? योगेश ने पूछा। तुम्हें आज तक मेरी पसंद नापसंद याद है? ऋचा ने खुश होते हुए कहा। ऋचा और योगेश बातों में व्यस्त हो गए और कविता चाय नाश्ता बनाने रसोई में चली आई। उसके हाथ यथवत काम कर रहे थे, किंतु मन में एक फांस चुभी थी। वो सोच रही थी कि योगेश ने कभी किसी दूसरे के सामने यह नहीं कहा कि कविता को क्या पसंद है क्या नापसंद है। कौन जाने अब उसे कविता की पसंद नापसंद याद भी है या नहीं। ऋचा भी कितनी खुश हो रही थी यह जानकर कि योगेश को उसकी पसंद नापसंद आज तक याद है। लेकिन इसमें ऋचा का क्या दोष? उसे तो खुश होना चाहिए। कौन नहीं चाहता उसके पुराने मित्र की स्मृतियों में रहना। लगता है योगेश भी यह जता देना चाहता है कि वह ऋचा को भूला नहीं है, अन्यथा योगेश ऋचा के आने की सूचना देते समय कल ही ऋचा के बारे में हर आवश्यक जानकारी दे सकता था। क्या वह आज भी ऋचा से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था? कविता का हृदय कांप उठा। उसने अपने सिर को झटकते हुए इस भयावह विचार से छुटकारा पाने का प्रयास किया। क्यों भाई कव्वू, चाय बनी कि नहीं? योगेश की पुकार सुनकर कविता हड़बड़ा गई। ला रही हूँ जी, कविता ने उत्तर दिया और केतली में चाय छानने लगी और फिर चाय ऋचा को दी। कविता जी, थैंक यू, चाय बहुत अच्छी है। ऐसी ही चाय आवश्यकता महसूस हो रही थी मुझे तो। आपके हाथ में जादू लगता है। चाय की चुस्कियां लेते हुए ऋचा ने कविता की प्रशंसा करते हुए कहा। छोड़ भी ऋचा, कव्वू की यूं तारीफ मत करो, वरना तुम तो वापस चली जाओगी और ये मुझ पर अपने हुनर की रोब जमाती रहेगी। योगेश ने हंसकर कहा। हाँ ऋचा जी, भला मैं तारीफ के काबिल कहाँ? कविता ने जल भुनकर कहा। बात हंसी मजाक की थी, लेकिन कविता उसे हंसी मजाक में नहीं ले सकी। ऋचा के सामने उसे कम करके दिखाने का योगेश का यह प्रयास एक ओछी हरकत के समान लगा। माना कि ऋचा योगेश की पुरानी प्रेमिका है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह अपनी पुरानी प्रेमिका के सामने अपनी पत्नी को नीचा दिखाने लगी। कविता को वहां अब और बैठ पाना कठिन लगा। आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। यह कहती हुई कविता उठ खड़ी हुई। ऋचा से पूछा कि वह क्या खाना पसंद करेंगी। योगेश ने कविता को टोका। इनसे क्या पूछना? तो कविता योगेश से कहती है, आप ही बता दीजिए कि ये क्या खाना पसंद करेंगी। आपको तो इनकी पसंद नापसंद अच्छी तरह याद है। जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जहाँ मुझे ठहरना है वहीं एक छोटी सी डिनर पार्टी भी रखी गई है। आप व्यर्थ में परेशान न हो।
ऋचा ने संकोच भरे स्वर में कहा, डिनर में तो अभी बहुत देर है, तब तक क्या आप भूखी रहेंगी? कुछ न कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा, पनीर के पकोड़े कैसे रहेंगे? अब तक कविता को भी अपने गलत व्यवहार का अभ्यास हो गया था। उसने अपनी अभद्रता का पर्दा डालते हुए ऋचा से पूछा, पनीर पकोड़े बहुत बढ़िया रहेंगे, मुझे तो बेहद पसंद है, ऋचा ने कहा। कविता रसोई घर में आकर पनीर पकोड़े बनाने में जुट गई। साथ ही उन बातों को याद करने लगी जो योगेश ने उसे रानीखेत में बताई थी। विवाह के बाद योगेश और कविता हनीमून पर रानीखेत गए थे। वहीं योगेश ने एक दिन अपनी गुजरी जिंदगी के पन्ने पलटते हुए बताया था कि वह अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की ऋचा से प्यार करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता को वह पसंद नहीं थी। कारण सिर्फ इतना था कि वह दूसरी जाति की थी। योगेश ने अपने माता पिता को मनाने का बहुत प्रयास किया। उसने तो यहाँ तक धमकी दे डाली कि यदि उसे विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई तो वह घर छोड़ देगा और अपने माता पिता से सदा सदा के लिए नाता तोड़ लेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऋचा ने ही योगेश को समझाया कि उसका यह कदम उचित नहीं है। माता पिता को दुख देकर वह खुश नहीं रह सकेगा। साथ ही वह भी जीवन भर स्वयं को अपराधी अनुभव करती रहेगी। ऋचा ने स्पष्ट शब्दों में जता दिया कि जिस प्रकार उसके माता पिता उसके लिए आदरणीय हैं, उसी प्रकार योगेश के माता पिता भी उसके लिए सम्माननीय हैं। वह उनके दुख की नींव पर अपने सुख का महल खड़ा करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। योगेश को पहले तो उसकी बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर उसकी बातों की गहराई समझ में आते ही उसने ऋचा का कहना मान लिया। बस उस दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। योगेश ने ऋचा से नाता तोड़ लिया, किंतु वह उसे भुला नहीं सका। विवाह के बाद कई माह तक योगेश के होठों पर ऋचा का नाम आता रहा। कविता अपने पति के मुख से पराई औरत का नाम सुनकर भी यह सोचकर चुप रह जाती कि वियोग का यह घाव धीरे धीरे बढ़ जाएगा और एक दिन योगेश को सिर्फ कविता का नाम याद रह जाएगा। हुआ भी यही। योगेश का मन धीरे धीरे कविता में ही रमता चला गया। ईशा और ईशान के जन्म लेने के बाद तो ऋचा का नाम ही भूला बैठा, किंतु यह सच नहीं था। योगेश के अंतर्मन में ऋचा के प्रति लगाव आज भी उतना ही था। इस सच्चाई का एहसास कविता को कल उस समय हुआ जब योगेश ने चहकते हुए स्वर में सूचना दी कि ऋचा आने वाली है। उसी क्षण से कविता के मन में झंझावत उमड़ने लगी थी। ऋचा योगेश के जीवन में दोबारा क्यों आ रही है? क्या जरूरत है उसे योगेश से मिलने की? यदि वह इस शहर में अपने कार्यालय के काम से आ रही है तो अपना काम करे और चली जाए। योगेश से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा क्यों करना चाहती है? क्या वह योगेश को उससे छीन लेना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऋचा योगेश को पाना चाहती तो वह पहले उसे छोड़ती ही क्यों? अपने पुराने मित्र या फिर पुराने प्रेमी से मिलने की ललक हर किसी में होती है, फिर ऋचा के मन में यह ललक क्यों नहीं हो सकती? न जाने कितने प्रश्न और उत्तर कविता के मन मस्तिष्क में आते जाते रहे। आज ऋचा को अपने सामने पाकर उसकी सुंदरता और सौम्यतापूर्वक व्यवहार देखकर कविता को समझ में आ गया कि योगेश की जगह कोई और पुरुष होता तो वह भी ऋचा को भुला नहीं पाता। पकोड़े तलते तलते कविता ने तय कर लिया कि वह अब किसी प्रकार की अभद्रता का प्रदर्शन नहीं करेगी। वह योगेश और ऋचा को टोकेगी भी नहीं। यदि योगेश और ऋचा ने एक दूसरे से मिलने का निर्णय लिया है तो वे परिस्थिति को भी भली भांति समझते ही होंगे,
योगेश नहीं तो कम से कम ऋचा पर तो भरोसा किया जा सकता है। यदि उसे कविता का घर उजाड़ना होता तो वह कब का उजाड़ चुकी होती। कल चलो ना, मैं तुम्हें वन विहार घुमा लाता हूँ, योगेश ऋचा से कह रहा था। नहीं, रहने दो, वहाँ शेर भालू देखने कौन जाए, ऋचा ने कनखियों से कविता की ओर देखते हुए उत्तर दिया। अरे नहीं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ, आप अवश्य घूम आइए, पकोड़े की प्लेट मेज पर रखते हुए कविता ने कहा। एक बार योगेश ने उसे बताया था कि ऋचा को वन और वन्य प्राणियों से लगाव है। स्पष्टता था कि वह कविता के कारण वन विहार जाने से मना कर रही थी। ठीक है, मैं एक शर्त पर जाऊंगी कि आप भी मेरे साथ चलेंगी, ऋचा ने कहा। मैं खुशी से आपकी शर्त मान लेती, लेकिन ईशा और ईशान की परीक्षाएं चल रही हैं। आजकल तो मेरा जाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप दोनों जरूर हो आइए, कविता ने सहज स्वर में आग्रह किया। ऋचा उसके इस आग्रह पर चौंकी। संभवतः योगेश भी चकित हुआ, किंतु कविता के चेहरे पर छाई सहज मुस्कान को देखकर दोनों आश्वस्त हो गए। लगभग 4 दिन ऋचा उस शहर में ठहरी। योगेश ऋचा की आवभगत में ही लगा रहा। वे दोनों वन विहार गए, सिनेमा देखने गए, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। ऋचा का साथ पाकर योगेश तो मानो समय का बंधन भी भूल बैठा। तीसरे दिन की बात है। अजय ने शहर के सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में ऋचा को रात्रि भोजन कराने का निश्चय किया। उसने कविता से भी आग्रह किया, किंतु कविता अपने पूर्ण निश्चय पर अड़िग रही। उसने ईशा और ईशान की परीक्षा का बहाना करके खाने पर जाने से मना कर दिया। योगेश ऋचा के साथ डिनर पर गया। रात्रि 12 बजने को आई, लेकिन योगेश घर वापस नहीं आया। कविता का विश्वास डगमगाने लगा। वह अपने मन से यह पूछने को विवश हो गई कि वह योगेश और ऋचा को छूट देकर कहीं आग से तो नहीं खेल रही। इस पर उसके मन ने उत्तर देकर शांत कर दिया कि अगर आग लगी होगी तो उसकी सहमति अथवा असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे खिसकता गया, वैसे वैसे कविता के मन का डर बढ़ता गया। रात के लगभग 2 बजे योगेश घर लौटा। कविता ने कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु योगेश ने खुद ही बताया कि रेस्टोरेंट से लौटते समय उनकी कार खराब हो गई थी, जिसे ठीक कराने में इतनी देर हो गई। एक बार तो कविता के मन की शंकाओं ने सिर उठाने का प्रयास किया, किंतु उसके विश्वास ने शंकाओं को निम्रतापूर्वक दबा दिया। कभी कभी किसी को खो देने का भय आर या पार की लड़ाई ठान बैठता है। कुछ ऐसी ही लड़ाई कविता अंतर्मन में लड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि कविता का नारी मन ऋचा से भयभीत न हुआ हो। दूसरी शाम को ऋचा जब गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आई तो उसके सौंदर्य के सामने कविता को अपना रूप रंग बुझा बुझा सा लगा। ऋचा अविवाहित जीवन जी रही है। उसने योगेश को खोने के बाद किसी और को नहीं अपनाया। अपने अकेलेपन से भरे जीवन में उसे अपनी देह यष्टि को सजाने संवारने का भरपूर समय मिल जाता है। वह नौकरी भी करती है, इसीलिए सज संवर कर चुस्त दुरुस्त रहना उसके लिए जरूरी भी है। इन सब के विपरीत कविता आम भारतीय गृहिणी की भांति पति और 2 बच्चों की सार संभाल में ही उलझी रहती है। ऋचा की पतली कमर को देखकर उसे अपनी कमर के बढ़ चुके घेरे का पश्चाताप हुआ। उसका मन यह मानने को कदापि तैयार नहीं था कि उसकी स्थूल कमर के लिए उसके बच्चे जिम्मेदार हैं। जितना समय ऋचा अपने दफ्तर के कामकाज में देती है, उसके 1/4 समय भी यदि कविता अपनी देह को व्यवस्थित रखने में दे पाई होती तो आज उसे अपनी देह के बेडौल होने की लज्जा का अनुभव नहीं होता। कविता में यही तो एक खूबी है कि वह अपनी कमियों को न केवल समझ जाती है, अपितु उन कमियों को स्वीकार करने में हिचकिचाती नहीं। उसने तय किया कि
अगर ऋचा के जाने के बाद उसका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक रहा तो वह अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देगी। अभी भी वह ऋचा जैसी सुंदर देह पा सकती है। ऋचा के आने से कविता को इस बात का भी एहसास हुआ कि अब वह योगेश की पत्नी मात्र बनकर रह गई है। अब उसमें योगेश की प्रेयसी वाली बात नहीं रही, जैसा कि ईशा के जन्म के पहले तक थी। ईशा के जन्म से पहले कविता स्वयं को योगेश की पत्नी ही नहीं प्रेयसी भी बनती थी और उसी प्रकार की भावनाओं का ध्यान रखती थी। उसे प्रेयसी के रूप में पाकर ही योगेश ऋचा की यादों के प्रभाव से उभर सका था। कविता को लगा कि चलो अच्छा हुआ जो उसने एक रूढ़िवादी पत्नी की भांति ऋचा को लेकर योगेश से झगड़ा नहीं किया। ऋचा तो 4 दिन के लिए आई है, 4 दिन बाद वह चली जाएगी, लेकिन उसे लेकर झगड़ने से उत्पन्न होने वाली कटुता जीवन भर कविता और योगेश के बीच कांटे की भांति चुभती रहेगी। अगर वह पराई औरत 4 दिन के लिए उसके योगेश से अपनापन पा भी लेगी तो उस पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक पत्नी के लिए अपने मन को समझाना बड़ा कठिन होता है, किंतु कविता ने यह कमाल कर दिखाया। उसने अपने मन को अपने वश में रखा और 4 दिन व्यतीत होने की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन दोपहर को योगेश बताया कि ऋचा शाम 7 बजे की गाड़ी से जाने वाली है, जबकि 6 बजे तक उसकी मीटिंग चलनी है। अतः उसे मीटिंग स्थल से सीधे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। योगेश ने यह भी बताया कि ऋचा ने जाने से पहले कविता से मिलने की तीव्र इच्छा जाहिर की है, अतः उसे ऋचा से मिलने चलना होगा। कविता को भी लगा कि उसे ऋचा को विदा करने जाना चाहिए। वह शाम को 6:30 बजे योगेश के साथ रेलवे स्टेशन जा पहुंची। कुछ ही पलों में ऋचा भी आ गई। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगी, ऋचा ने कविता को देख उत्साहित होते हुए कहा। तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं अवश्य हाजिर हो जाऊंगी, कविता ने भी आत्मीय स्वर में उत्तर दिया। मुझे आपसे एक बात कहनी है, यदि मैं आज यह नहीं कह पाई तो मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देगा, ऋचा ने कविता को योगेश से परे ले जाते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? कविता का दिल तेजी से धड़कने लगा। बात यह है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद किस बात के लिए? कविता ने चकित होते हुए पूछा। योगेश और मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझे योगेश के साथ 2 पल बिता लेने देने के लिए। कविता, आप विश्वास रखिए कि हमने आपके इस भरोसे को तोड़ा नहीं है। सच तो ये है कि जहाँ मनाही हो वहीं इंसान ताक झाँक करता है, जहाँ तानाशाही हो वहीं विद्रोह सिर उठाता है। जब आपने हम दोनों पर विश्वास किया तो भला हम आपके विश्वास को कैसे तोड़ेंगे। कहते कहते प्रिया का गला भर आया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ ऋचा। अगर मैं यह कहूँ कि मैं तुमसे जरा भी भयभीत नहीं हूँ तो यह सरासर झूठ होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच है कि मैं योगेश को तोड़ लेना चाहती थी। मैं यह प्रमाणित हो जाने देना चाहती थी कि अगर योगेश पंतों की सच्ची परिभाषा जानता है तो वह तुम्हारे और मेरे दोनों के साथ न्याय कर सकेगा, वरना तुम ही नहीं कोई भी ऋचा उसे मुझसे छीन सकती है। मैं कहाँ कहाँ उसके पीछे भागूंगी। एक पत्नी को अपने पति पर महज अधिकार जमाना ही नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना भी आना चाहिए। आखिर हर रिश्ते अदैव नहीं होते, कविता ने ऋचा को समझाते हुए कहा। मुझे खुशी के साथ साथ गर्व का अनुभव हो रहा है कविता जी कि योगेश को आप जैसी पत्नी मिली। आज तक मैं यही सोचकर किसी और को अपना नहीं सकी कि मैंने योगेश को ठुकराकर उसके साथ अन्याय किया है। अब मेरे मन में योगेश को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रही। अब मैं अपराध बोध से मुक्त होकर किसी को अपना जीवन साथी बनाने के बारे में विचार कर सकती हूँ। ऋचा ने अपनी बात पूरी की ही थी कि गाड़ी के रवाना होने की सीटी बजी।
चलो ऋचा, गाड़ी रवाना होने वाली है, योगेश के पास आते हुए कहा। अच्छा, चलती हूँ कविता जी। ऋचा मुस्कुराई और लपक कर ट्रेन में सवार हो गई। उसके चढ़ते ही गाड़ी चल पड़ी। जैसे ही कोई मिल जाए बताना, कविता ने ऋचा को आवाज़ देते हुए कहा। बिल्कुल, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, ऋचा ने भी तुरंत जवाब दिया। कौन मिल जाए? किसकी बात कर रही हो तुम लोग? योगेश ने चकित होते हुए पूछा। है कोई? कहीं जब मिल जाएगा तब वह मुझे बता देगी और मैं तुम्हें, कहकर कविता खिलखिलाकर हंस पड़ी। उधर गाड़ी ने गति पकड़ ली थी। तुम औरतों की बातें ईश्वर ही समझे, योगेश ने झुंझलाहट भरे स्वर से कहा। योगेश की झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। योगेश की झुंझलाहट देखकर कविता का मन शरारत से भर उठा। आखिर उसके भरोसे की जीत हुई थी। उसका योगेश उसके पास था, किसी पराई औरत के पास नहीं।